और जितने भी कंटेंट डालते हैं सभी आप पढ़ सकते हैं और जाकर देख सकते हैं अच्छे से। और अभी 2024 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाएंगे और सभी क्वेश्चन बताएंगे। आज हम शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी 4 अवस्थाएं बताए गए हैं। रॉस साहब ने इसकी 4 अवस्थाएं बताएं। मतलब इससे पहले जो है प्रसव से पूर्व यानी प्री स्टेज, जो 9 महीना से 280 दिन के स्टेज को यानी प्रसव से पूर्व की अवस्थाएं बताए गए। यह अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू होती है। और एक होता है शैशवा अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। यानी शैशवा अवस्था का जो बच्चे होते हैं ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है। और इस अवस्था में जो है बच्चे जो होता है पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियाँ होती है। जो व्यवहार होती है वही उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, जैसे करते हैं उसकी माँ वो जैसे सिखाते हैं जैसे उस तरह से वह कर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ये इस एज में जो है बच्चे खेलने पर पसंद करते हैं। यह तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। इस एज में जो होता है बच्चे जो होता है अधिकतर विकास करते हैं। इस एज में मानसिक विकास और शारीरिक विकास बहुत अधिक तेज़ी से होता है। नैतिकता का अभाव, इस एज में जो होता है नैतिकता नहीं होता, बच्चे सोच नहीं सकता है, उसकी सोचने की क्षमता नहीं होती, क्षमता जो होता है नहीं होता है। नैतिकता विकास इसमें अभाव होता है, नैतिकता विकास नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति इसे कह दिया जाए जाओ मम्मी है या पापा उसको जाकर मार के आओ, तो वह क्या करता है, ये नहीं सोचता कि माँ बाप है उसके लिए सम्मान है, हम उसे नहीं मारेंगे, वह उसको मार कर चले आएंगे। तो मतलब इसमें जो है नैतिकता का विकास नहीं होता है इस एज में। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। यह अवस्था जो होते हैं 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसमें जो बच्चा होता है कुछ करके सीखते हैं, मतलब देख कर सीखते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होता है, बच्चा कोई भी चीज़ करने के लिए जिज्ञासा, अगर कुछ दे हम लेंगे, हम करेंगे, मतलब ऐसे जिज्ञासा होता है बच्चा कि हम करके दिखाएं। इस अवस्था को खिलौना का एज भी कहा जाता है, यानी टॉय एज भी कहा जाता है इस अवस्था को, खिलौना के एज। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। ये मतलब इस अवस्था में जो है भाषा सीखने लगते हैं, 1 से 2 शब्द 3 शब्द ये बोलने लगते हैं बच्चा, और भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिविट रूप से भाग लेते हैं। इस अवस्था में खेलने में जो होता है कल्पनाशील होता है, कोई भी चीज़ करने के लिए इच्छुक होते हैं, अपने आप में होता है कि हम ये चीज़ कर लेंगे। और स्टेज में गेम खेलने में, खेलकूद करने में खिलौना एज इसीलिए कहा गया है इस अवस्था को। और ये अवस्था बहुत ही गंदा अवस्था माना जाता है। बच्चे जो है इस अवस्था में खेलने में बहुत तरह से जिज्ञासा होते हैं। अब है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड कहा जाता है। यह अवस्था जो होता है 6 साल से 12 साल के उम्र के बच्चे में होता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में लॉजिक लगाना, थिंकिंग, सोचने लगते हैं। बच्चा जो है कुछ चीज़ को थिंकिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं। इस एज का बच्चा जो होता है तार्किक भी लगा लेते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर उस बच्चे को हम कह दिया जाए, जैसे अगर कोई बच्चा को हम किसी चीज़ में अंतर समझना चाहेंगे तो ये बच्चा इस अंतर समझ लेता है कि इसमें अंतर है या सही है गलत है। तो ये इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था हो जाता है। इसमें आरंभिक स्कूल एज कहा जाता है, या शुरुआती स्कूल एज कहा जाता है। 1 क्लास में शुरू हो जाता है, या पढ़ने के लिए एज कहा जाए, स्कूल जाने की एज हो जाता है, शुरुआती एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस एज में क्या होता है गंदी अवस्था, मतलब कोई भी चीज़, कपड़ा गंदा हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे एक प्रचार ऐड आता है कि मतलब दाग अच्छे हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चा, छोटे बच्चे रहते हैं और एक 10 रुपया बचाने के लिए क्या करता है, वह मिट्टी को नहीं देखता, अपने में लगा लेता है और 10 रुपया बचा लेता है, तो कहते हैं दाग अच्छे हैं। तो ये एज जो होता है गंदी अवस्थाएं कहा जाता है। इसमें स्फूर्ति की अवस्था होता है, स्मार्ट एज का होता है, अपने आप में स्मार्ट दिखना पूरी तरह से एकदम, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसे खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। वहाँ पर खिलौना का एज कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर खेलने की अवस्था होती है। बच्चा खेलना
खेलने का एज होता है, गेम स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, मतलब कोई भी चीज़ को संग्रह करना, इकट्ठा करना, ये आ जाता है। और इससे टोली या समूह की गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें मतलब दोस्ती बनाना और गैंग में रहना, मतलब ज़्यादा नहीं 2 से 3 बच्चों के साथ रहना इस अवस्था में अच्छा हो जाता है। और इस अवस्था में संग्रह प्रवृत्ति विकसित हो जाता है, दोस्त बनाना, गैंग के बीच में रहना, दोस्तों के साथ रहना। और इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इससे जीवन में अनोखा काल भी कहा जाता है, या जीवन का सबसे अनोखा काल भी माना जाएगा, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर के 18 साल, या 12 या 13, कहीं पर 13 भी रहता है, 12 या 13 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था माना जाता है। इसमें जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। इसे क्या कहा गया? जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। यह एज जो होता है विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन जीवन काल कहा गया। इस एज में अगर बच्चे जो चाहता है वो कर लेता है। इस एज में ही बच्चे की बहुत ऐसे शक्तियाँ होती है। इस जीवन का कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इस जीवन में जो होता है संघर्ष रहता है, तनाव रहता है और तूफान और उलझन की अवस्था होती है। इसमें विषम लिंग की आकर्षक होती है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो है दूसरा लिंग, मतलब एक लड़का एवं लड़कियों में जो आकर्षण शक्ति होती है, आकर्षक होती है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो की भावना रहती है। इन हीरो वर्शिप की भावना होती है, मतलब जो हीरो देखता है कि जो हीरो है बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा में, तो उसका पूजा करने लगते हैं, उसका फोटो लगाना, उसका तस्वीर लगाना, उसके जैसा करना, हम भी ये करके दिखाएंगे उसके जैसा। इस क्या कहता है, इस अवस्था को वीर पूजा भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते, अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, कल्पना भी करने लगते हैं, हम भी ये होते वो होते, इसे अमूर्त चिंतन भी करते हैं। अब होता है बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि, इंटेलिजेंस समस्या को सुलझाने में मदद करती है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बुद्धि हो जाती है दिमाग में, ऐसा होता है कोई भी चीज़ को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करते हैं। अगर बुद्धि आ जाता तो सोचने लगता, थिंकिंग करने लगता, कोई भी चीज़ को तर्क करने लगता, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और हर कठिन योग्यताओं को कम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होता है। ये जो है हर चीज़ को कठिन योग्यताओं से योग में एक सेट करने लगता है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। बुद्धि जो होता है अस्थायी होता है और परिवर्तनशील होता है, ये चेंज करते रहता है और बढ़ते रहता है। तब बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करते हैं, मतलब हेल्प करती है। बुद्धि जो अनुकूलन एडप्शन करने में क्या करती है, मदद करती है। बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक है, जो थॉर्नडाइक भाई है, उसके अनुसार से जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं। एक बताया कि मूर्त बुद्धि, दूसरा बताया अमूर्त बुद्धि, तीसरा बताया सामाजिक बुद्धि। ये 3 बुद्धि बताए। किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार से बुद्धि जो है 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार से बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला बुद्धि हो गया मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त बुद्धि, जो दिखती है, सामने दिखाई देते हैं। जैसे मूर्त बुद्धि से अधिक अप्रिय, जो चीज़ हमारे सामने होती है उसे हम मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मतलब कोई भी काम अगर हम देख के करते हैं उसे हम लोग सामने में होता है, उसे बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसी बुद्धि होती है जो हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। जिस बुद्धि को हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, तो ऐसे बुद्धि को क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रत्यक्ष जिन चीज़ को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैकेनिक, कारीगर हो गया, मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। मैकेनिक जो है कोई भी चीज़ को देखकर काम करते हैं, कारीगर जो है कोई भी सामान को देखता है क्या है तब जाकर काम करते हैं, तो ऐसे बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावना और विचार से संबंधित होती है, उस बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं? अमूर्त बुद्धि है। तो कुछ ऐसे जैसा कवि हो गया, कोई भी चीज़ को भावनाओं से लिखता है कि इसकी भावना क्या है, इसके अंदर में क्या चल रहा है, उस भावना को कविता के माध्यम से बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमूर्त बुद्धि थे। कवि हो गया, डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। ये सभी जो है अमूर्त
बुद्धि के है सामाजिक बुद्धि। अब समाज में जो है सोशली इंटेलिजेंस होता है, जो समाज सेवी होती है, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जो समाज के लिए जीते, समाज के लिए कुछ काम करना है, ये सामाजिक के अंतर्गत होता है। तो ये सामाजिक बुद्धि, जैसे नेता हो गया, व्यवसाय हो गया, समाज सेवी हो गया, अध्यापक हो गया, ये सभी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब है 1916 में ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिए गए। जिन्होंने संशोधन किया हुआ वह सूत्र है मतलब बुद्धि बराबर सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। यानी मानसिक आयु मेंटल एज बटे वास्तविक आयु मतलब कार्कोलॉजिकल एज, ये दोनों बट्टे गुना 100 करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बुद्धि का सूत्र होता है। बुद्धि बराबर सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। अब है बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति क्या होता है, IQ हम देखते हैं। जिसका बुद्धि लब्धि 25 से यानी IQ जो होता है 25 से कम होता है उसको हम लोग जड़ बुद्धि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि। जिसका बुद्धि 25 से 49 के बीच में आता है उसे मड बुद्धि कहते हैं। और जिसको 50 से 69 के बीच में होता है उसको मूर्ख बुद्धि कहते हैं, मतलब मूर्ख के अंतर्गत आता है। जो 70 से 79 तक में आते हैं उसे मंद बुद्धि कहते हैं। जो 80 से 89 तक आते हैं सामान्य बुद्धि से नीचे कहा जाता है। 90 से 109 के IQ जिसका माना जाता है तो वह समान बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। 110 से 119 तक में भी समान बुद्धि से ऊपर माना जाता है। 120 से 129 तक के लिए त्रिबुद्धि माना जाता है। 130 से 139 तक IQ जिसका हो वह प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आता है। 140 से अधिक जो भी वह प्रतिभाशाली बुद्धि होता है, वह बहुत ही जिज्ञासा इंटेलिजेंट विद्यार्थी माना जाता है, गॉड गिफ्ट माना जाता है। इसको गॉड गिफ्ट कहता है, प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली बच्चे जो है गॉड गिफ्ट स्टूडेंट जो होता है अपनी डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब खुद का डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट अपने पास आश्रित होता है, वह खुद भी अपना डिसीजन। जो प्रतिभाशाली बच्चे होता है वह अपना कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ को खुद से बना सकता है, खुद अपने आप में डिपेंड रहता है और डिसीजन लेता है। इनमें आत्म क्षमता है, मतलब इसके में जो आत्म क्षमता होता है बहुत अधिक होता है होता है। सेल्फ इफेक्शन जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आत्म क्षमता अधिक होता है, खुद से करने के लिए एकदम शक्ति होता है कि हम कर लेंगे, ऐसा होता है। और ये क्रिएटिव आइडियल होते हैं, इनके पास जो होता है मतलब क्रिएटिव आइडिया होता है, इसकी जो विचार होता है बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इनमें कॉर्सिटी होती है, मतलब खुद से करने की एकदम होता है। इसमें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता, मतलब इसमें बहुत ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि स्कूल के में नहीं मिल पाता कभी कभी। तो स्कूल में ऐसा ज़रूरत मिल पाता तो ये बच्चा बहुत आगे और आगे चलकर कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। इसका ये मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, इसका जो माइंड होता है ये हाई कैटेगरी का होता है। कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत कैच कर लेता है और ये करना चाहता है। तो इसको अब होता है बुद्धि के सिद्धांत। अब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या रूल है। अब है बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। बिने ने एक लेखक का नाम है बिने, उसने कहा है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत को देने वाला किसने है, बिने है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। इस बिने साहब ने कहा है कि जितने भी प्रकार की व्यक्ति होती है सभी में एक ही बुद्धि होती है और कोई अलग अलग बुद्धि नहीं होती है और सभी एक ही प्रकार के कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया, उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह दो तत्व क्या है, एक समान तत्व है, एक विशिष्ट तत्व है। जी फैक्टर जनरल एबिलिटी होता है, एक एस फैक्टर स्पेशलिटी होता है, जिसको यह हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है, यह हर किसी में अलग अलग होती है। मतलब समान बुद्धि जो कहा गया कि हर व्यक्ति में जो समान बुद्धि पाए जाते हैं और यह जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट बुद्धि, यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत रखा गया। समूह तत्व कारक सिद्धांत जो होता है यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। अब अगले दिन हम जो
हार्ड गार्डन का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ के इसके लिए आप लोग फिर से पढ़िए और याद कीजिए, और इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अगले दिन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इतना ही कहकर जय हिंद जय भारत।